शुरू में बात की थी तो अंशु, अगर किसी से भी पूछा जाए तो लगभग हर एक के न्यू ईयर रेजोल्यूशन में एक रेजोल्यूशन भले ही लिस्ट में कहीं ऊपर हो, बीच में हो या नीचे हो, लेकिन होता जरूर है वो ये होता है कि इस साल मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊंगा किसी तरह से। और अगर आमदनी भाई अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कैसे बढ़ेगी आमदनी? तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आज की तारीख में एक बहुत कमाल का ऑप्शन है। और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, क्या तरीके होते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ एल्फिन मनी के फाउंडर यानी संस्थापक नवल किशोर वर्मा मौजूद हैं। नवल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करें सबसे पहले यही समझें कि जो आपकी जो कंपनी है जो ओएनडीसी के साथ जुड़ी हुई है एल्फिन मनी, ये दरअसल करती क्या है, हम क्या समझें इससे? पहले तो नमस्कार। नमस्ते। और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मैं एक छोटे से कंसेप्ट से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो एक कंसेप्ट होता है छोटा सा, जापानीज में होता है इकिगाई, जिसका मतलब होता है पर्पस ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ समथिंग। तो जैसे हम न्यू ईयर पे लेते हैं रेजोल्यूशन कि भाई मेरी आमदनी बढ़ना चाहिए, जैसे आपने जिक्र किया, तो हम हमेशा सेविंग करना भूल जाते हैं और हम सेविंग और इन्वेस्टिंग को आपस में सेम शब्द समझते हैं, जबकि दोनों बहुत अलग शब्द हैं। जब किसी व्यक्ति का पर्पस क्लियर होता है ना, तो उसका इन्वेस्टिंग गोल एकदम क्लियर बन जाता है। और एज पर इंडियन हम मेहनत भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन हम सेव करते टाइम वो पर्पस भूल जाते हैं कि हम किस पर्पस से सेव कर रहे हैं। इसी गैप को फिलफिल करने के लिए मैंने और जो मेरे को फाउंडर अरुण जी, हमने एक सिंपल प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम हमने एलिफेंट मनी रखा है, जो एक स्मार्ट, सिंपल और रिलायबल प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम सेविंग को प्रमोट इस तरह से करते हैं कि वो उनकी डेली हैबिट बन जाए। चाहे आप 100 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हो या 10,000 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हो, मनी डज नॉट मैटर, इट्स अबाउट द कमिटमेंट यू गिव। तो किस तरह से काम करता है? कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे, जैसा आपने कहा 100 रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस काम में आता है? ये सबसे पहले तो व्यक्ति को ये देखना होगा कि वो इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है, और इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका पर्पस होना चाहिए। तो हमने हमारे ऐप पे एक फीचर लॉन्च किया है जिसको हम उसको गोल बेस्ड प्लानिंग बोलते हैं। जैसे अगर आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बचाना हो, या आपको घर बनाना हो, या टेंशन फ्री रिटायरमेंट चाहिए हो, तो उस पर्पज से हमने एक गोल सेक्शन लॉन्च किया है। आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे ऐप पे जाइए, एक इजी प्रोसेस है केवाईसी का, वो कीजिए, 2-4 आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब दीजिए, आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स आ जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स इस तरीके से काम करता है कि कुछ फंड्स होते हैं जो आपको ग्रोथ देते हैं, कुछ स्टेबिलिटी देते, और कुछ आपको रिस्क माइटिगेट करने के काम आते हैं। तो इस तरीके से एलिफेंट मनी ओएनडीसी पे काम करता है। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, आपने कहा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लोग एक ही समझते हैं। तो सेविंग को अगर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिर्फ सेव करे जा रहे हैं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं? मैं इसको इस तरीके से नहीं लूंगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे घर में जो महिलाएं होती है वो पैसा बचाती है, और जब पैसा बचाते हैं वो ग्रो नहीं होता। तो इन्वेस्टिंग ग्रो का काम करता है। इन्वेस्टिंग तभी होती है जब आपका पैसा जो आप आज 100 रुपए रख रहे हो, वो 100 की जगह 110 बने, 120 बने, 130 बने। अब जो पैसा सेव करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम उसको या तो जो हमारे ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, हम क्या करते हैं उसको उठा के एफडी कर देते हैं। अब एफडी के अंदर क्या होता है कि कहने को तो लगता है हमें 5-6% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर आप एक रियलिटी चेक देखोगे, लगभग इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, तो कायदे से वो 100 रुपए ही रहते हैं। वो कहने में 106 हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारी महंगाई 5 से 6% के हिसाब से बढ़ रही है, तो वो एकदम जीरो ही होता है मेरे हिसाब से। जी, आपने जो एक बात कही थी उसमें आपने रिस्क मिटिगेट करने की बात कही थी। तो रिस्क की बात करें, क्योंकि किसी को भी लगता है कि हम अपना पैसा एफडी में लोग इसीलिए रखते हैं, उनको मालूम है कि बैंक पे रखा है, जब चाहिए होगा हम निकाल लेंगे। तो रिस्क की अगर बात करें तो वो रिस्क को कोई कैसे समझे और रिस्क को जीरो किए और वो साथ ही साथ उस पर रिटर्न भी पाए, उसको कैसे समझे कोई? इसको आप ऐसे समझो कि जो रिस्क होता है वो ये होता है कि सबसे पहला रिस्क उसका भरोसे का होता है, किसी भी इन्वेस्टर का। ठीक है। हमारा देश लगभग 30% के आसपास अपनी जीडीपी का सेव करता है। वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाता, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहता है कि उसको लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म या रिलायबल है या नहीं है।
जो मुझे स्कीम्स, फंड्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड जो हमें मुझे बताए जा रहे हैं वो वाकई मेरे पैसे बचाएंगे या बढ़ाएंगे। तो हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स दिया है जिसमें क्या होता है कि कुछ जो फंड्स होते हैं वो उसका पैसा बढ़ाने में काम करते हैं, कुछ स्टेबल करते हैं और कुछ से उसका मतलब स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो उसका रिस्क ऑटोमेटिक माइटिगेट होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि हम जैसे डिजिटल भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भारत जब तक डिजिटल नहीं बनेगा जब तक वो इन्वेस्ट डिजिटली करना नहीं सीखेगा। तो रिस्क मैटिगेट इसलिए भी हो पा रहा है। और दूसरा कि जो हमारे ऐप है वो ONDC जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी है जो अपने आप में भरोसे का प्रतीक है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। तो मैं तो ये कहूंगा कि डिजिटल भारत के साथ इन्वेस्ट करेगा भारत। आपने ONDC का जिक्र किया नवल जी। ONDC से जुड़ने के बाद में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ युवाओं की बात करें या ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं बहुत ज्यादा जिनको बहुत एक्सेसिबिलिटी नहीं है हर चीज की, उनको कितना फायदा हुआ है? आप ये समझो कि जो ONDC है उसके नाम में ही ओपन नेटवर्क है। जब चीजें ओपन होती है ना तो वो स्केल करती है। ONDC पे क्या होता है कि चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे आप छोटे शहर से हो, चाहे आपके पास नॉलेज नहीं हो, तो आपके पास इस प्लेटफॉर्म में चॉइसेस रहती है। जब चॉइस रहती है तो आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, कोई फोर्सफुल डिसीजन नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्राचीन काल में जब शिक्षा होती थी वो लिमिटेड लोगों के पास होती थी। जब उस शिक्षा को ओपन किया सभी के लिए तो समाज बदला है, आपने देखा है। जैसे UPI ने पेमेंट को हर गली गली शहर शहर पहुंचा दिया है, तो ONDC भी फाइनेंशियल सर्विस के साथ वही काम कर रहा है। वो फाइनेंशियल सर्विस को इतना एक्सेसिबल बनाना चाह रहा है कि एक कंज्यूमर के पास चॉइस भी हो, मल्टीपल उसके पास ऑप्शन हो और इन्वेस्ट बिल्कुल वो प्राउडली कर पाए और कह पाए कि प्राउड इंडियन। कोई भी जो इन्वेस्ट करना चाहता है और आप जैसी कंपनी ONDC के थ्रू या मार्केट में भी वो क्या उम्मीद करे अपनी इन्वेस्टमेंट से, ताकि हमेशा ही कहा जाता है कि जो बहुत हाई रिटर्न्स की बात कर रहे हैं उनके जाल में न फंसे, लेकिन एक कहावत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है बात, द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न्स। इस बात से आप कितना अग्री करते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। ये मुझे सिखाया गया है कि अगर जितना ज्यादा रिस्क होता है वो रिटर्न भी वैसे होता है। लेकिन चूंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग को लेके बात होती है तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जो मेहनत से कमाई हुई कमाई है वो इजीली कहीं खर्च हो जाए, उसको रिस्क हो। तो आज के समय में जो आज का भारत है उसके हिसाब से जो टूल है वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होती है वो कोई जादू नहीं है या कोई मैथमेटिक्स नहीं है। आप एक समझो कि एक हिस्टोरिकल हम देखें, जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए हैं तब से कायदे से 12 से 13% रिटर्न उसको मिला है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं। और जब आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल आप सुनो। बिल्कुल आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छी जानकारी नवल जी आपने दी और कीमती समय निकालकर आप सुबह सुबह स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग के बारे में जो हमें डिफरेंस बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हमने जाना सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अब संजीव जी देखिए, हमने ये सब तो जाना। इन्वेस्टमेंट इंसान तब करेगा जब थोड़ा सा वो कमाएगा, और वो कमाई कैसे कर सकता है जब उसके पास में होंगी राइट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी।